यस, क्या हाल है भाई सबके? बहुत बढ़िया। तो आपकी जिंदगी में एक नया तूफान आ गया फिर से। तो जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, एक बच्चा सीएमए का है, आपका सीएमए है, बाकी सबका क्या है? सीए फाउंडेशन। तो आज आपकी नई क्लास स्टार्ट होने जा रही है और ये क्लास आपकी कौन सी है? इकोनॉमिक्स की। थोड़ी सी बातें होंगी आज की क्लास में, क्या होंगी? बातें करेंगे थोड़ी सी। और फर्स्ट क्लास डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, लॉ में जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही। तो जैसे ही आप लोगों ने ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ करने के बाद बेटे चुप हो जाओ। ट्वेल्थ करने के बाद जैसे ही आप लोगों ने ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ करने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये डिसीजन लिया कि भाई हम लोग प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। तो मेजरली यहाँ पर पूरा का पूरा जो बैच है वो सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन का बैच यहाँ पर बैठा हुआ है। सीए फाउंडेशन के अंदर जो आपने डिसीजन लिया कि मुझे सीए करना है, वो अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस डिसीजन था। आपका नाम क्या है बेटा? दिव्या। ये अपने आप में ही बहुत डेंजरस डिसीजन है। मतलब आप बहुत बड़ी बैटल को पार कर चुके हो ये डिसाइड करके दैट कि आप लोग कौन सा कोर्स करोगे? सीए। इसके बारे में सब जानते हो, इस कोर्स के बारे में। तो क्योंकि एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट है तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा और बताऊंगा इस कोर्स के बारे में। आपके इस कोर्स के अंदर टोटल कितने लेवल आपको बताए गए हैं? 3 लेवल्स है। एक लेवल आपका फाउंडेशन का है, एक इंटरमीडिएट का है और एक फाइनल का। तो आप अभी फर्स्ट लेवल पे आए हो, फाउंडेशन के लेवल पे। और फाउंडेशन के लेवल पर आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं? 4 नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने। उन 4 नंबर ऑफ सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नंबर जो 1 है वो आपका कौन सा है? अकाउंटेंसी। दूसरा है बिजनेस लॉज। लॉ की क्लासेस मैं आपके साथ में ले रहा हूं, अकाउंट्स आपको सुमित सर ले रहे हैं। तीसरा है मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि विशाल सर ले रहे हैं। और चौथा बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो लास्ट वाला है आपके सिलेबस का चौथा पेपर। ये कौन है? इकोनॉमिक्स का। और ये मैं आप लोगों को आज फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। देखो, जब ट्वेल्थ में थे तो ट्वेल्थ में मैथ्स, ट्वेल्थ तक आप सबने पढ़ी है नहीं पढ़ी? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, टेंथ तक तो पढ़ी है। टेंथ के बाद एक ऑप्शन आ जाता है विदाउट मैथ का। कितने बच्चे विदाउट मैथ वाले यहाँ पे है? कुछ कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। तो विदाउट मैथ वाले यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर फाउंडेशन में आपको मैथ्स पढ़नी है। तो कहीं ना कहीं पढ़ी तो होगी टेंथ तक मैथ्स आप लोगों ने। अच्छा, अकाउंट्स कितने बच्चों ने पढ़ी हुई है? ऑलमोस्ट सभी ने, सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के यहाँ पर आए हुए। इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हो? लॉ पढ़कर आए थे? तो 4 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ऐसा मिला आपको लॉ का जो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा। लॉ की क्लासेस हमारी चल रही है। इकोनॉमिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा और 12th क्लास में भी पढ़ा। रिपीट कर कर यहां आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में डाला हुआ है। सीए में बेटे आपका भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े से चेंजेस होंगे वो हम अलग से करेंगे। इस बैच में कॉमन टॉपिक्स करेंगे सीए के साथ में। तो जो आप लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक्स, आप लोगों को थोड़ा सा मजा आएगा इको पढ़ने में। सबसे पहला मजा, सर ये इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है। कौन सा? और पहले लॉ और आपने अकाउंट जो पढ़ना है वो कौन सा है? लॉ में पूरा लिख कर आना रगड़ रगड़ के, अकाउंट में प्रॉपर तो डब्बे डब्बे सब बनाने। मैथ्स में कुछ नहीं करना, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए और एक आपके पास पेन पेंसिल जो भी होती है वो होना चाहिए। डब्बे मारो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, ये मत करके आना कोई भी। और फिर इकोनॉमिक्स। इको का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके सिलेबस जो इन्होंने सीए फाउंडेशन में डाला है, वो सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा मैच करता है 11th क्लास और 12th क्लास से।
ठीक है। थोड़े समय पहले तक सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो था वो डिफरेंट था। डिफरेंट कैसे? वो दो पार्ट्स में पहले डिवाइडेड थी। एक पार्ट नंबर 1 था जिसको कहते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या हुआ करता था? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन था, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। फिर बात की थी थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी होता था उसमें, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट, ऐसे ही कुछ था। एज इट इज 11th का सिलेबस उठाया, थोड़ा सा डिमांड के चैप्टर में ऐड ऑन किया, डिमांड फोरकास्टिंग डाल के, और एज इट इज पुराने सिलेबस में था 60 मार्क्स का आउट ऑफ 100। और 40 मार्क्स का हुआ करता था आपका बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसको बोलते थे BCK। अभी तक हम पढ़ाते थे, लास्ट अटेम्प्ट तक पढ़ाते थे। लास्ट अटेम्प्ट उनका दिसंबर में गया है, ओल्ड सिलेबस वालों का, वहां तक हम लोग पढ़ाते थे। तो BCK होता था, ठीक है। BCK में नॉर्मल बिजनेस क्या होता है उसके बारे में सारी बातें, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जो आपने 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा था, और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा, सॉरी 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तीसरा चैप्टर था। LPG याद है? वो सारी बातें हम लोग वहां पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ने बदलाव किए, इंस्टीट्यूट नया सिलेबस लेकर आया, और उस नए सिलेबस में काफी चीजें जो है वो बड़ी अच्छी डाली इकोनॉमिक्स के अंदर। बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके से। एक काम करते हैं, हम सीधा गूगल पे जाएंगे। यहां गए, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैंने खोला, तो देखो जी पेपर नंबर 4 क्या नाम है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहले तो वो इनिशियल पेजेस है, ये इनिशियल पेजेस वही हैं जो अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सारी। तो आपके सिलेबस में इन्होंने देखो कितने चैप्टर डाले, टोटल 10 नंबर ऑफ चैप्टर डाले, ठीक है। तो ये 10 के 10 नंबर ऑफ चैप्टर्स को ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन दिया इन्होंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक काम कर रहा हूं मैं ना, याद कर रहा हूं कि हमारे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ करता था। आप लोग भी मेरे साथ याद करना। 11th क्लास में सर हम लोग पढ़ते थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नाम का टॉपिक, यस और नो? सर हम एक डिमांड चैप्टर पढ़ते थे, एक सप्लाई पढ़ते थे। सर हम एक प्रोडक्शन पढ़ते थे, एक कॉस्ट पढ़ते थे, एक मार्केट पढ़ते थे। सर फिर हम बड़े हो गए, फिर हम आए 12वीं क्लास में, 12th में। 12th में जैसे ही पहली क्लास शुरू हुई, हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया नेशनल इनकम। पढ़ा हुआ है नेशनल इनकम। सर हमारे टीचर ने पब्लिक फाइनेंस के बारे में बात बताई, वो बजट वाला चैप्टर पढ़ा था। सर मनी मार्केट के बारे में बताया, मनी एंड बैंकिंग। इनमें थोड़ा एडवांस है, जो आप सीए में पढ़ोगे एडवांस। इंटरनेशनल ट्रेड सर ये नहीं पढ़ा। इंडियन इकोनॉमी ये पढ़ा। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो 10 में से लगभग 9 चैप्टर तो पढ़कर आए हो। इन 9 में से 2-3 ऐसे चैप्टर है जिसमें कुछ एड ऑन किए हैं। एड ऑन मतलब कुछ नया डाला है, ठीक है। 2-3 ऐसे चैप्टर है जिसमें कुछ एड ऑन किया है, पुट ऑन किया, नया डाला है, और एक फ्रेशली आपका पूरा सिलेबस इन्होंने तैयार कर दिया, ठीक है। तो हम लोग इस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है जरा वो समझो। स्टार्ट करने से पहले अप्रोच, हम लोग ये पूरा का पूरा सिलेबस एज यूजुअल मेजर चैप्टर जो है वो नोटिंग करके कवर करेंगे क्लास के अंदर। आपको पता है आप लोग मेरे साथ बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, अभी लॉ में कैसी नोटिंग हो रही है सब जानते हो। फिर नोटिंग करके हम कहाँ पहुंचते हैं?
स्टडी मैट पे लॉ के अंदर। और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अभी क्या चल रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंप्लीट होते ही मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में। पहले मैं सिलेबस की बात कराता था, अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैं चैप्टर की बात कराऊंगा। ठीक है, तो आपकी वहां पर लॉ में सारी चीजें एक साथ चलती रहेंगी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इको का मेरा अप्रोच किस तरीके से रहेगा? इको का अप्रोच बहुत सिंपल है। कोई भी एक चैप्टर हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 1 में 2 यूनिट्स है। ठीक है, देखो इसके अंदर मैं ओपन करूंगा, क्या आया, एक इंट्रोडक्शन और एक बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। 2 यूनिट है, पहले हम दोनों के दोनों यूनिट कर लेंगे, और जैसे ही हमारे 2 यूनिट कवर हो जाते हैं वैसे ही हम लोग क्या उठाएंगे, स्टडी मैट। अच्छा, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है तो वो मैं आपके स्टडी मैट के चैप्टर नंबर 1 जो है वो मेजरली मैं स्टडी मैट से ही कराऊंगा। आपकी नोटिंग स्टार्ट जो होगी वो चैप्टर कहां से होगी, 2 से स्टार्ट होगी नोटिंग। ठीक है, बस मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको क्लास में बताऊंगा, और मेजरली चैप्टर 2 से हमारी क्या स्टार्ट हो जाएगी, नोटिंग स्टार्ट हो जाएगी क्लास के अंदर। तो अप्रोच क्या रहने वाला है, जैसे ही चैप्टर करा, वो चैप्टर कंप्लीट हुआ, हम लोग पहुंचेंगे कहां पर, स्टडी मैट, उसको पढ़ लेंगे और फिर स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब सुनो, एमसीक्यूज में मतलब डिमांड है ज्यादा क्वेश्चंस की। एमसीक्यू में किस चीज की डिमांड है, ज्यादा क्वेश्चंस की। तो अब आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो फिर ज्यादा क्वेश्चंस के लिए ज्यादा क्वेश्चन चाहिए भी, तो आपको दिए जाएंगे क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा सेट। आई थिंक मिला होगा बच्चों को, मिला है तुम्हें अभी, तो मिल जाएगा। एक पूरा एक बुक मिलेगा जिसमें एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज भर भर के हैं, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। अप्रोच समझ में आ गया? तो आपको लगता नहीं है कि अगर हम हर चैप्टर को पहले नोटिंग कर लें, फिर स्टडी मैट से खत्म कर लें, फिर सारे एमसीक्यूज कर ले और डाउट सेशन कर ले, देन नेक्स्ट चैप्टर पे जाए, तो ये अप्रोच हमारा किस तरीके से रहने वाला है ना? और इकोनॉमिक्स में बहुत तगड़े नंबर आते हैं, ये बात मान लो। सीए फाउंडेशन के अंदर अभी लास्ट अटेम्प्ट के अंदर मैथ्स और इको में भर भर के नंबर लाए थे बच्चे। 98 मैथ्स में आ रहे हैं, 96 इको में आ रहे हैं, और मैं और सुमित सर मुंह बना के खड़े हमारे बच्चों के आ रहे हैं 40, हमारे 50, 60 ऐसे आ रहे हैं। 62 मैक्सिमम 65 नंबर आए थे लॉ में पिछली बार, उससे पहले 72 थे हाईएस्ट। तो इसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है, नंबर कम मिलते हैं लॉ के अंदर। लेकिन इको, और क्योंकि ये एमसीक्यू है, और ये आपका सबसे तगड़ा क्या रहने वाला, पूरा स्कोरिंग रहने वाला। तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए एज स्टूडेंट, मेरा अप्रोच ये रहना चाहिए कि जैसे ही कोई चैप्टर खत्म करते हैं क्लास के अंदर सर, तो चीजों को बहुत रटने की आवश्यकता तो होती नहीं है, क्योंकि रटा क्यों जाता है, लिखने के लिए, और लिखना आपको यहाँ पर, आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए सारी जो हम क्लास के अंदर करेंगे फिंगर्स पे धीरे धीरे। और इतने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, इतने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं कि आपको एग्जाम के अंदर ना बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट आप पहुंचो, शुरू से लेकर अंत तक। ऑल वेल, तो ये आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट होने वाली है। ठीक है, तो हम 10 के 10 चैप्टर्स पे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 का पहला पार्ट, जिसको आप कहते हो इंट्रोडक्टरी पार्ट। और ये मैं आपकी बुक से ही शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसमें। जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट स्टार्ट चैप्टर 2 से होने वाले हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, चैप्टर नंबर 1 मैं आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करवाने वाला हूं, और चैप्टर नंबर 2 से लेकर 10 तक हम जाएंगे, तो मेजर चैप्टर्स कवर करेंगे, कैसे, नोटिंग करके। अभी देखेंगे टाइमिंग किस तरीके से हमारी मिलती है। अगर टाइम कम मिला तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स के पीडीएफ दूंगा, वो पीडीएफ आप क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और टाइम हमारे पास ज्यादा होता है तो मेजर चैप्टर्स को हम नोटिंग करके ही कवर करने वाले हैं।
खासकर वो चैप्टर जिसमें डायग्राम्स की जरूरत, जैसे मार्केट, प्रोडक्शन, कॉस्ट, डिमांड, सप्लाई, ये हम प्रयास करेंगे कहां पर, क्लास में करने का। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का नाम क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कोई बताएगा ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो ये नाम है वो क्यों आप लोगों को सीए फाउंडेशन में, एज आप सभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, तो क्यों आपके प्रोफेशनल कोर्सेज वाले इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाते हैं, कभी सोचा है? क्या आप पास होना चाहते हो सिर्फ इस वजह से पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाया जाता है? क्या रीजन है इनको पढ़ाने का? इंस्टीट्यूट का क्या मकसद है कि एंट्री लेवल पे आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए? तो सुनना, मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, सीए बन गए, तो सीए बनने के बाद आपके पास क्या कंसल्टेंसी लेने के लिए लोग आया करेंगे या नहीं? कंसल्टेंसी किसकी लेंगे? भाई साहब मेरी बीवी रोज मारती है मुझे, कैसे बचे, इसकी कंसल्टेंसी दोगे? तो कौन सी कंसल्टेंसी दोगे? फाइनेंस की? नहीं, बिजनेस की। फाइनेंस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज वाइडर टर्म। आपसे बिजनेस के बारे में पूछने आएंगे सबके सब, तो आप किसी को भी बिजनेस की कंसल्टेंसी दोगे तो सबसे पहली चीज, आपके देश में क्या चल रहा है ये बात आपको पता होनी चाहिए या नहीं? आपके देश के लोग किस तरीके की सोच रखते हैं ये पता होना चाहिए या नहीं? आपके बिजनेस की जीडीपी किस तरीके से, सॉरी, देश की जीडीपी क्या है ये पता होनी चाहिए या नहीं? जीडीपी समझते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आपके देश का नेशनल इनकम क्या है ये पता होना चाहिए या नहीं? और जो मुझसे कंसल्ट करने आ रहा है वो जिस भी प्रोडक्ट को खरीदना या बेचना चाहता है, लोग उस चीज की डिमांड और सप्लाई करते हैं या नहीं ये पता होना चाहिए या नहीं? अच्छा, ज्ञान मुझे एज चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ नहीं है, फिर मैं कंसल्ट क्या दूंगा? तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप सीए बनोगे तो आपकी सर्वोपरि टॉप लेवल नंबर वन प्रायोरिटी ये होती है कि आपको पहले अपने देश के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पता हो। मैं अभी आपको बताता हूँ एग्जांपल। मेरे घर में मेरा कजन है कोई, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारे बिजनेस आ रहे थे अलग अलग, ये कर लूं, जैसे आपको पता है ना आजकल सोशल मीडिया ने हमारे माइंड को बड़ा डाइवर्ट किया हुआ है। उसके मन में एक आ रहा है मैं ई कॉमर्स का बिजनेस करूंगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे ट्रेडिंग करूंगा, ऑनलाइन बेचूंगा, और भी बहुत सारे बिजनेस आए। तो मैं उसको ले गया अपने मित्र के पास, मेरा दोस्त है, चार्टर्ड है, बचपन से हम साथ में ही रहे, मैंने कहा चल मेरे साथ। वहां गए, उस सीए ने, जो मेरा दोस्त है, क्योंकि सारी नॉलेज मुझे भी है, लेकिन मैं अगर अपने कजन को बताता ना वो शायद मेरी बात को, क्योंकि हम बचपन से साथ रहे हैं, वो भाई भाई वाली बात हो जाती है। तो मैं ले गया, मैं कहा चल चार्टर्ड सीए के पास चलते हैं। अब सीए का तो नाम ही काफी होता है, वो आराम से सज धज के सीए के पास गया। मैंने बताया, मैंने कहा भाई थोड़ा ज्ञान दे इसको कुछ। तो उसने ज्ञान दिया, लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर मेरे कजन ने डिसाइड कर लिया वो कौन सा बिजनेस करेगा। उस 10 से 12 मिनट के अंदर उसने पूरा मार्केट उठा के उसको दे दिया कि इस मार्केट में यह चलता है, इस मार्केट में ये चलेगा, उस मार्केट में डिमांड कम है, वहाँ सप्लाई ज़्यादा है, वहाँ प्राइस ज़्यादा है, यहाँ प्राइस कम है। तो समझ में आ रही है बात? तो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इकोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या इकोनॉमी होती है, कैसे चलती है। और आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप क्या खाक आगे बढ़ेंगे? कुछ आ रहा है समझ में? तो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की जब हम शुरुआत करते हैं तो अब सुनना, जो इकोनॉमिक्स है, दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है इकोनॉमिक्स और एक वर्ड होता है इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहला वर्ड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है, इसका नाम होता है ओइकोनोमिया। सुना है कभी किसी ने? सर यही तो पढ़ के आए 11 12 में।
ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया मतलब होता है हाउस होल्ड। क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। बेटे आपके फादर क्या करते हैं? सॉरी? पुलिस में? ठीक है। तो आपके फादर की एक सैलरी होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आपके फादर की सैलरी है। अब आपके फादर 1 लाख रुपए या तो खुद पूरे महीने घर चलाते होंगे या आपकी मम्मी को दे देते होंगे। मान लो फादर खुद घर चला रहे हैं, 1 लाख रुपए आपके फादर के इनकम है मंथली, तो वो 1 लाख रुपए का क्या करेंगे? जैसी अमाउंट क्रेडिट होता है बैंक अकाउंट में, वैसे ही फादर का दिमाग चलना चालू। अब वो कैसे चलेगा? 2,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल, बस मान के चल रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। 2,000 रुपए वो मेड आएगी, बर्तन वर्तन धोने आती है। 10,000 रुपए स्कूल फी बच्चे की, एक और बच्चा है, 7,000 स्कूल फी उसकी, 4,000 ट्यूशन फी ऊपर वाले बच्चे की, 2,000 नीचे वाले बच्चे की, 15,000 रुपए की ग्रोसरीज, घर का सामान, और भी अदर एक्सपेंसेस, गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह। किसी का बर्थडे आ गया उसी महीने में, या किसी की यहाँ मौत हो गई, 13वीं आ गई, है ना? ये जी 1 लाख रुपए का पूरा बजट आपके फादर बनाते हैं या नहीं बनाते, या मम्मी? इसी बजट को कहते हैं हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। आ रहा है कुछ समझ में? आपने अक्सर अपनी मम्मियों को देखा होगा सब्जी वालों से बात करते हुए, फ्रूट वालों से बात करते हुए। तो आपकी मम्मी अक्सर आपके घर में वही सब्जियां लेकर आती है जो सीजनल सब्जियां होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी क्या मिलती है? सस्ती मिलती है। सर्दियों में देखना मटर खाओगे बड़ा डेली, सुबह मटर, दोपहर मटर, शाम मटर। क्या बना है? मटर के पराठे। शाम को मटर पुलाव, दोपहर को आलू मटर, रात को मटर की ग्रेवी, है। तो एक सीजनल सब्जियां होती है, वो खरीद के लाई जाती हैं। क्यों लाई जाती है? क्योंकि सर हमारे घर का एक मैनेजमेंट करना है। सस्ती चीजें लेकर आते हैं, ऐसा नहीं बुरी क्वालिटी। खुद ही सोचो, 3 आइटम है, 3 आइटम है, और 3 में से एक आइटम सस्ता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बाकी महंगे से मैच कर रही है, तो मैं सस्ता वाला क्यों ना खरीदूं? गलत तो नहीं कह रहा? इसको मैनेजमेंट बोलते हैं, इसको बनियागिरी नहीं बोलते। इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है। अब इकोनॉमिक्स होती है दो तरीकों की। जब हम अपने घर को मैनेज करते हैं तो कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटा, माइक्रो मीन्स छोटा। और जब कोई सरकार पूरी कंट्री को मैनेज करती है तो उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी पूरी कंट्री को मैनेज कर रही है, नहीं कर रही? ये सड़कें हैं बाहर, फ्लाईओवर्स है, डैम्स हैं, और भी दूसरी अवेलेबिलिटी है, तो ये सारा खर्चा कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहां से पैसे ला रही है? नॉट ओनली टैक्स, टैक्स के अलावा फीसेस हो रही हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं, फाइन ले रही है, सब आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, चलान करके। टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट का है, नॉन टैक्स रिवेन्यू है। गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? तो वो सारा का सारा मैनेजमेंट गवर्नमेंट को बैठ के करना होता है, नहीं करना होता? गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रहा है। तो सर मैनेज के लिए क्या ऐसी खर्चा चालू कर दे? अब मान लो मेरे को अच्छी, मान लो 1 लाख रुपए इसकी फीस मिली, अमूमन 1 तारीख को, 30 तारीख को मेरे को पेमेंट मिल जाती है। अलग अलग सेंटर्स पे क्लासेस होती है, कभी उस सेंटर ने दे दी, कभी उसने दे दी, कभी उसने दे दी, तो पेमेंट मोटी गड्डी में आती है। बेटा किडनैप मत कर लेना मेरा, ठीक है? पेमेंट मोटी गड्डी में आती है।
तो क्या उस दिन सारे पैसे उड़ा दूं? पैसा बहुत है। अरे सर, साथ ही साथ में मैनेजमेंट भी करना पड़ता है माइंड में, कि मेरा जो बिजनेस है मैं उसके अंदर कितना इन्वेस्ट करूंगा, कितना खर्च करूंगा, घर के खर्चे क्या होंगे, मेरी म्यूचुअल फंड की एसआईपी जाती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मेरी एलआईसी की पॉलिसी है, मेरा टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम है, मेडिसिन आती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वो सारे खर्चे मुझे मैनेज करने हैं। वो मेरा हाउस होल्ड का मैनेजमेंट हो गया, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हूं, जस्ट गिविंग एग्जांपल, मैं नहीं हूं, मैं मान लो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हूं, तो फिर ऐसे में मुझे पूरा देश गवर्न करना है। इसलिए तो कहते हैं गवर्न करने वाले को गवर्नमेंट बोलते हैं। मुझे पूरा देश गवर्न करना है, मतलब चलाना है। तो अब मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी दूसरी होगी, और उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर, चाहे इकोनॉमिक्स माइक्रो वाली हो चाहे मैक्रो वाली हो, दोनों में मैनेजमेंट कॉमन है। यहाँ घर का हो रहा है, वहां देश का हो रहा है। माइक्रो में इंडिविजुअल का हो रहा है, और मैक्रो में कंट्री एज ए होल का हो रहा है, एग्रीगेट। माइक्रो में एक बिजनेस की बात करूंगा, और मैक्रो में पूरे भारत के सारे बिजनेस की बात करूंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स कॉमन है। ऑल वेल, इसको कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी ये इकोनोमिया वगैरह सारी बातें करेंगे, लेकिन मेरा मन कर रहा है इसको पढ़ने का। मेरा कारण ही है सीधा फर्स्ट चैप्टर आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से कराने का। बेटे आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट। बहुत सारी बातें आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले। कह रहा व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट। कह रहा ए बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। There are various types of business like manufacturing, mining, construction, agriculture, poultry farming. पोल्ट्री समझते हो, वो गाय वाय भैंसे वैसे। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, हेल्थ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रक चलता है, कम्युनिकेशन, रिलायंस जियो, ये सब बिजनेस है, एंड सो ऑन। Each one of these business represent activity transforming a set of inputs into a set of। तो भाई किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक इनपुट चाहिए होता है, और उसी इनपुट से क्या बनाते हो। हमने आप लोगों की फीस फाउंडेशन लेवल पे कुछ फीस रखी हुई है। वो फीस क्या सोच के रखी है, ऐसी आंख बंद करी रख दी। हमारी खुद की कॉस्ट, हमारे एयर कंडीशन का कॉस्ट, हमारे यहाँ मैनुअली हमारी लेबर बहुत लगती है। पर्सनल स्किल इज टोटली लेबर होता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी कराया था मैंने यूनिट 1 में। अब मॉर्निंग में आ गए, सुबह से पढ़ा रहे हैं और रात तक पढ़ाते रहेंगे, तो कितनी एनर्जी लग रही है, माइंड लग रहा है, सर दर्द हो जाता है शाम तक कभी कभार। तो ये सारी कॉस्ट को कंसीडर करते हुए आप लोगों की फीस डिसाइड की जाती है। चलो, ये तो हम सर्विस प्रोवाइडर है। अब मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, कोई भी एक मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं। पार्ले जी का नाम सुना है, सबने खाया है बिस्किट पार्ले जी। पार्ले जी एक 1950s के अंदर पार्ले कंपनी को, मतलब एक पर्सन ने चलाया था, और वो बिस्किट बनाते थे पार्ले का। फिर उन्होंने मुंबई के अंदर अपना एक प्लांट लगाया, वहां पर बिस्किट बनाने का। उस जगह का नाम है आज की डेट में विले पार्ले। रेलवे स्टेशन भी है, थोड़ा सा आगे जाके एयरपोर्ट भी है, बगल में जुहू है, अमिताभ बच्चन का घर वहां पर। और विले पार्ले से जब ट्रेन जाती है तो बड़ी खुशबू आती है वहां बिस्किट की। तो पार्ले वो तब से चल रहा है। और पार्ले सिर्फ एक बिस्किट नहीं बनाता, पार्ले बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स बनाता है। एक टॉफी खाई है आपने, किस मी, क्लोज योर आईज, है ना, बड़ी वल्गर सा ऐड नहीं है इसका, वो भी पार्ले का ही है। आपने बिस्किट खाया हाइड एंड सीक, वो पार्ले का है। फ्रूटी पी है किसी ने, पार्ले की है। कभी जाना, आज जाके देखना फ्रूटी के बॉक्स को।
एक वाटर बॉटल आती है, कौन सा कलर है वो, क्या नाम है उसका, वाटर बैली, शायद BAILEY, पर्पल कलर की, यस, वो भी पार्ले की। और मैंगो बाइट, अभी है तो और भी बहुत प्रोडक्ट, इतने प्रोडक्ट है। पार्ले ने 97 या 98 के बाद 2021 तक कभी भी अपने बिस्किट का प्राइस नहीं बढ़ाया। कम भी कर दिए तो 2-3 कम करे, वो कभी प्राइस नहीं बढ़ाया। वो 5 रुपए का आता है आज भी बिस्किट का पैकेट। और पार्ले एक ऐसा बिस्किट है जो आपको, आप दुनिया के किसी, भारत के किसी छोटे से गांव में चले जाओ, वहां इंसान नहीं होगा लेकिन दुकान में पार्ले जी का बिस्किट मिल जाएगा। छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन पे उतर जाना, पार्ले जी मिल जाएगा, छोटे पैकेट में, 2 रुपए वाले में, 3 वाले में, 4, 5, सब में। आप ये बताओ कि वो पार्ले का बिस्किट बनाते हैं, 98 से 2021 तक प्राइस नहीं बढ़ाया उन्होंने, तो उन्होंने कैसे मैनेज किया अपने बिजनेस को, वो भी बहुत प्रॉफिट में? कॉस्ट कटिंग मारी। कैसे कॉस्ट कटिंग मारी? अब देखो, पार्ले जी कह रहा है, देखो एक बिजनेस का बहुत बड़ा खर्चा होता है, प्रोडक्ट को बनाना है बहुत इजी नहीं है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़ी बात होती है। तो पार्ले क्या करता था, अपने बिस्किट को ना बाकी और प्रोडक्ट के साथ ही चिपका देता था। जैसे हाइड एंड सीक का किसी ने ऑर्डर दिया, पार्ले ने अपने पार्ले जी के बिस्किट भी उसी ट्रक में लाद दिए। और दूसरी चीज, पार्ले का एक स्ट्रेटजी है, वो हर बड़े शहर के, हर टाउन और कस्बे के आसपास कोई बिस्किट का प्लांट लेता है और वहां पर खुद बिस्किट नहीं बनाता, किसी और एजेंट से बनवाता है, उसको कमीशन देता है। तो जब हर एरिया के आसपास बिस्किट बनते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाती है, आसान, इसीलिए वो दुनिया के देश के हर कोने में वो बिस्किट मिलता है। मैं ये सब बातें बता क्यों रहा हूं सर? यही इकोनॉमिक्स है, ये सब कुछ इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो। कॉस्ट कटिंग इज व्हाट? मैं कितना इनपुट डालूं, इनपुट मतलब याद करो, मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद है, 4 होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते। मैं कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डालूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कितना इनपुट डालूं और उससे कितना आउटपुट निकलेगा और मेरा क्या प्रॉफिट होगा, दिस इज कॉल्ड प्रॉपरली इकोनॉमिक्स। आ गया समझ? यहां तक बेटे आ रहा है सबको? आज बातें कर रहे हैं, आज बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। विच इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? बेटे अगर आपको ये कलाकारी नहीं पता ना, कितना डाल के कितना मिलेगा, तो आप धंधा नहीं कर सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते, भूल जाना बिजनेस को। वी कैन से क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड is the basic objective of all such net value added। वैल्यू एडेड मतलब आपने कितनी वैल्यू, वो आपको पता होना चाहिए। कई लोग होते हैं, उन्होंने पूरी मेहनत करी, लिए 200 रुपए, काम किए 500 का, वो 200 लेके खुश हो गया, वाह मजा आ गया, और जैसे दुकान पे गया, 1 किलो दूध लिए, 2 ब्रेड के पैकेट लिए, 200 रुपए खत्म। 9 घंटे काम करके आया था। अरे उसको पता होनी चाहिए उसकी वर्थ क्या है, उसकी पैसों, उसके काम की वर्थ क्या है, काम की वैल्यू क्या है। आ रहा है समझ में? ऑन द इनपुट साइड वी रेफर टू मैन, मटेरियल, मशीन मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और एज इकोनॉमिस्ट आप इसको क्या बोलते हो? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑल वेल। बाय आउटपुट वी रेफर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड, हम सबने ये इनपुट लगाया है, एयर कंडीशन, ये बेंचेस, ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये पेन, ये पंखे चल रहे हैं, लाइटिंग चल रही है, ये प्रोजेक्टर है, ये ग्रीन स्क्रीन है, बाहर रिसेप्शन एरिया में मैम बैठी हैं। तो इस इनपुट से हमें मिलता क्या है? आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को हम सेल करते हैं। हम अपनी सर्विसेज क्या कर रहे हैं, आपको सेल कर रहे हैं। विद इन गुड्स ऑल्सो वी हैव कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल, प्राइवेट, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स लाइक एसेंशियल, नॉन मेरिट लाइक सिगरेट्स।
अच्छा, गुड्स भी बहुत सारे अलग तरीकों के होते हैं। 12th क्लास नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को बताया होगा। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि आप एसी, आपके घर में एसी आया तो कितने मिनट में खराब होगा? सर मजाक कर रहे हो? वो तो सालों तक चलेगा। फ्रिज आएगा तो हर सीजन में नया फ्रिज लोगे? नहीं। ब्रेड आया तो अगले साल तक चलाएंगे ब्रेड को? नहीं, वो ब्रेड तो भाई शाम तक खत्म है। तो ड्यूरेबल गुड्स होता है, एक नॉन ड्यूरेबल होता है, एक सेमी ड्यूरेबल होता है। जैसे कपड़े, कपड़े हमारे क्या होते हैं? सेमी ड्यूरेबल। जैसे एक सीजन, 2 सीजन। आदमी मोटा हो गया, कपड़े टाइट हो गए, मैं होने लग गया हूं। सही है, पतला हो गया, ढीले हो गए। समझ में आ रही है बात? और उन्हीं गुड्स के अंदर दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक मेरिट गुड्स, एक डीमेरिट। देखो, मेरिट का मतलब होता है अच्छी बात, और डीमेरिट मतलब गंदी बात। घर में आप लोग आम खाओ, तरबूज खाओ, घर वाले बड़े खुशी खुशी खिलाते हैं, और वही पापा के सामने फूको, और पापा हाउ आर यू, पापा बहुत मारेंगे तुम्हें। कभी फूका है तुम में से किसी ने डैडी के सामने? फूका है? नहीं, क्यों? क्या कारण है सिगरेट ना पीने का पापा के सामने? क्या कारण है? बहुत मारते हैं। क्यों मारेंगे? क्योंकि डीमेरिट गुड्स है। समझ रहे हो? मान लो तुम फूक रहे हो और तुम्हें पकड़ लिया पापा ने, क्यों पी रहा है? और तुम वही आशिक मिजाज के आदमी, तुमने ही मारा डायलॉग, पापा सिगरेट तो लड़की से अच्छी होती है, दिल जलाती है, पर होठों से तो लगाती है। पापा कह रहे इधर आ साले, तेरे को मैं बताऊंगा। ये आशिक मिजाज के कुछ लोग होते हैं, उन्होंने ये डायलॉग बेचारा बना रखे हैं। ठीक है बेटे, इधर क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए क्लास में। तो एक मेरा होता है मैरिड गुड्स, एक कौन सा होता है? डीमैरिड। डीमैरिड गुड्स वो होता है जो सिगरेट टाइप शराब होती है, तो वो भी गुड्स है ना। पता है आपको, सरकार को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है इनसे, हाइयर टैक्स। जैसे ही कोविड आया, कोविड के तुरंत बाद केजरीवाल ने सबसे पहले दुकान खोली शराब की, 70% सेस। 500 की बोतल 850 में बेच रहा है खुले में बोल के। अरे बड़े प्रेम से लोग खरीद रहे थे, 4 किलोमीटर की लाइन लगा के। बिल्कुल 6 फुट का उन्होंने स्पेस देके आराम से खड़े थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। किराने की दुकान पर लड़ाई हो सकती है, ठेके के बाहर लड़ाई नहीं हो रही थी। तू भी, अच्छा तुझे भी चाहिए, तू भी लग जाए, कोई बात नहीं। क्योंकि लोग बौखलाए हुए थे, 1.5-2 महीने से पी नहीं थी उन्होंने। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बहुत अच्छे गुड्स होते हैं सरकार के लिए, वैसे इनको डीमेरिट गुड्स बोला जाता है। आएगा था, सम ऑफ दीज गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड्स एंड सम आर ड्यूरेबल इन। आगे समझ में आ गया? यहां तक कई चीजें आप पढ़कर भी आए हो, इसलिए ये प्रॉपरली पढ़ाना बहुत जरूरी है। द पर्पज ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड, आपको पता है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा होगा आपने। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ये फर्म है और ये हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड फर्म को देते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, और फर्म फिर यहां क्या करता है? आपकी किताब में 12th में लिखा होगा जनरेशन। जनरेशन मींस प्रोडक्शन। फिर ये फर्म बेचता है, बेच के इनकम कमाता है, और वही इनकम इनको वापस दे देता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर ये हाउस होल्ड उस पैसे को खर्च कर देते हैं। ऑल वेल? तो देखना यहां पर क्या है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सर्कुलर चलता रहता है डेली बेसिस पर, साल, ईयरली, क्वार्टरली, डेली। ठीक है? एक्सचेंज एंड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन इज टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर क्यों रहे? हम कर रहे हैं प्रॉफिट करने के लिए। ये क्या हो गया जी? हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर रहे हैं प्रॉफिट करने के लिए।
या हमें कोई वो दान दक्षिणा करनी है, भंडारा करना है हमें? भाई दुआ हुआ नहीं चाहिए, बाद में ले लेंगे संडे को हम। मंडे टू सैटरडे क्या करना है? कमाना है। सम ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है जिनका एम नहीं होता प्राइवेट प्रॉफिट, लेकिन उनका क्या होता है? सोशल बेनिफिट। जैसे एनजीओ होते हैं, वो लेते हैं दुआएं। सही है। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, आप डेली बोलो सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर, डेली बोल के चले जाओ, तो मेरे घर में आटा चावल कहां से आएगा भाई? थैंक यू लेके दूं अपनी बीवी को, ले थैंक यू दिया बच्चों ने 18-20, है ना? In context of all economic enterprises, several decision has to be taken. बहुत सारे decisions लेने पड़ेंगे। क्या? For example, a production unit has to decide what to produce, when to produce, and for whom to produce, why to produce. ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। याद है आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है? In the same way, if finance enterprise is dealing with funds has to decide when to raise fund. फंड रेजर है फाइनेंस डिपार्टमेंट। मान लो आरबीआई ने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो फंड रेजर के लिए खुशी का मौका है, वो उस समय पर दबा के फंड रेज करेगा। मान लो आरबीआई ने कम कर दिया, तो वो पैसे रोक के चलेगा। जैसे अभी सोनार है गोल्ड वाले, सोना अचानक से वो 60,000 था, वो 75,000 पहुंच गया। सोनार पे स्टॉक रखा हुआ है पुराना, जो उसने 30,000 में खरीदा था, तो सोनार इस टाइम पे क्या करेगा? दबा के बेचेगा, दबा के बेचेगा। तो यही तो है पूरा खेल, ये डिपार्टमेंट है। When to raise fund, where to direct the use of these fund, and what should be the maturity and other terms. Maturity मतलब कितने टाइम के लिए फंड देंगे, 10 साल, 5 साल। Each decision problem represent an area of choice. It is suggested that economic is a discipline which is helpful in analyzing the rationality and optimality of a given choice. Rationality मतलब दिमाग, कंज्यूमर रैशनल, प्रोड्यूसर रैशनल होना चाहिए, बिजनेसमैन रैशनल होना चाहिए, मतलब बुद्धिमान होना चाहिए। आप ऐसे ही अपना प्रोडक्ट किसी को थोड़ी दे दोगे बिना ये जांचे कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया कितने का है। भाई कोई इस भारत के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस अगर तुम्हें बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर दे रहा है, तो ये मत समझना वो सोशल वो काम कर रहा है, उसका वहां भी फायदा है। समझ गए? तो फ्री के चक्कर में रहोगे तो और फंसोगे। चलो, अब ये कह रहा है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो हम आ गए अपनी बात पर। सबसे पहला, इकोनॉमिक्स एक कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? डन है। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। 19वीं सेंचुरी तक इकोनॉमी को क्या जाना जाता था? द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन 76, यूजली एब्रीविएटेड एज द वेल्थ ऑफ द नेशन बाय एडम स्मिथ, नाम सुना होगा तुमने, was the first modern work of economics. एडम स्मिथ लेकर आया था एक किताब। बिफोर वी स्टार्ट द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग को शुरू करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। हमारे को बहुत जरूरी है समझना कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ जरा, आपको अंदर जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आपसे नॉर्मली ऐसे पूछा जाए। आपके फादर साहब ने, अभी किसी का जन्मदिन आने वाला है थोड़े टाइम में, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बेटे पैदा हुए हो तुम लोग? कब आएगा? कौन सी तारीख को? 3 जून को। तो भाई साहब का बर्थडे याद रखना, उस दिन पकड़ना है इसको, इसलिए पूछ रहा था मैं। तो 3 जून को तुम्हारा बर्थडे आया और तुम्हारे पापा ने तुम्हें 5,000 रुपए दिए। 5,000 तो ज्यादा हो गए, चलो 1,000 रुपए दिए।
ठीक है। अब 1,000 में आपके पास जैसे ही आपकी जेब में 1,000 रुपए आए, पापा ने 1,000 दिए, आप चले गए। अब आपके दिमाग में चलेंगे ऑप्शंस, चलेंगे या नहीं? जैसे कई बच्चों को गेम खरीदनी बहुत पसंद है, तो वो बोलेगा यार 1,000 रुपए में मैं गेम खरीदूंगा, फिर सोचेगा साले मैं क्यों खरीदूं, पापा से दिलवाऊंगा ना, इस 1,000 का मैं यूज करूंगा कहीं और। एक काम करता हूँ, मूवी देख कर आ जाता हूँ। फिर सोचा यार मूवी तो 700 की टिकट है, 300 का पॉपकॉर्न, गए 1,000 रुपये। चलो एक काम करता हूँ, ये 1,000 रुपये से मैं अपनी कॉमिक्स ले आता हूँ। कुछ बच्चों को कॉमिक्स का बड़ा शौक होता है, कॉमिक्स मैगजीन टाइप। तो उसके मन में क्या चल रहा है? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अच्छा मान लो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता तो, बेटे सुबह क्या खा के आए हो? कुछ भी नहीं, ऐसा मत कर भाई, खा के आया कर। ओ भाई, खा पी के आया करो सुबह, इतनी लंबी लंबी क्लासेस होती है। क्या खा के आए हो? आलू का पराठा, यस। शिमला मिर्च और चावल, यस। कॉर्नफ्लेक्स, आलू का पराठा, ये कॉमन है, यस। आलू की सब्जी, ब्रेड, आप? और? हाँ भाई, हाँ भाई। भाई खा के आया करो तुम सभी जो, ठीक है, लंबी क्लासेस होती है, यस। फ्राइड राइस, हाँ भाई। पराठा। 4 बच्चे कुछ नहीं वाले हैं, कुछ नहीं वालों, अगली क्लास में खा के आना, ठीक है। लंबी क्लासेस होती है, खा पी के आया करो। चलो अब इतना ही एग्जाम्पल बहुत है, अभी सुनो। आप सभी के पास एक चॉइस होती है खाने की। किसी शादी में गए हो कभी? सबसे तगड़ी इकोनॉमिक्स लगती है वहां पर, यस और नो? किसी शादी में जाओ, और बढ़िया शादी है, ये भी नहीं कि छोटी मोटी में होगा, बट अच्छी शादी में, जहां पर स्टार्टर ही 20 तरीके के, 20 तरीके के जूस है। अब आपने जैसे ही जूस लिया, थोड़ा सा पिया, वैसे ही दिमाग में आया यार अभी ये पूरा पी जाऊंगी तो वो कैसे पीऊंगी, या पूरा पी जाऊंगा तो वो कैसे पीऊंगा। तो अब आप उस शादी के वन ऑफ द, मतलब तगड़े वाले आइटम्स को उठाते हो, जो नॉर्मली आपको अपने घरों में या कहीं पर खाने को नहीं मिलता। अब वहां दाल चावल थोड़ी खाओगे, दाल चावल तो घर में ही मिल जाते हैं। अब वहां आप अपने ऐसे आइटम्स खाओगे जो आपको घर पे खाने को, तो उनका सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे आइटम होते हैं। इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं, मैनेजमेंट। आ गया समझ में? देखो एक ये पढ़ रहा हूं मैं, नेचर एंड स्कोप में लिखा है, इट इज योर बर्थडे एंड योर मम्मी गिव्स यू ₹1,000 एज बर्थडे गिफ्ट, यू आर फ्री टू स्पेंड द मनी एज यू लाइक। उन्होंने कहा भाई जहां मर्जी खर्च करो, वॉट विल यू डू, तो आप क्या करोगे? यू हैव मैनी ऑप्शन बिफोर यू सच एज, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, यू कैन गिव अ पार्टी टू योर फ्रेंड्स एंड स्पेंड द होल मनी ऑन। फिर तुमने सोचा नहीं उन सालों को क्यों खिलाऊं, फिर गए ऑप्शन 2, यू कैन बाय योर सेल्फ ए ड्रेस फॉर रुपीज, साला 2 दिन में खराब हो जाएगी, क्या फायदा, ड्रेस। ऑप्शन 3, यू कैन गो फॉर अ मूवी एंड ईट इन अ रेस्टोरेंट फॉर योर 700 का 500 की मूवी की टिकट, 200 की कोल्ड ड्रिंक, 300 का मैकडी में महाराजा बर्गर, और एक वहां भी कोल्ड ड्रिंक। यू कैन बाय योर सेल्फ ए बुक एंड सेव द रेस्ट द। अब देखो जो, जैसे मेरे जैसे जो बंदे, मैं अगर होता इस जगह पे, सबकी अलग अलग चॉइस है, मैं ये वाला काम करता। मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए हमेशा। पैसे नहीं होते तो मेरा दिमाग खराब हो जाता, और ये सिर्फ मेरा नहीं है, सबका ही है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये पसंद होता है। एक टाइम पे मैं ऐसा भी था, कॉलेज लाइफ में। कुछ बच्चे होते हैं इनको ये पसंद होता है।
और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्टी देते हैं अपने दोस्तों को, ये मैं कभी नहीं था, ठीक है। बट होता है। अब मुझे मैनेज करना है, इनमें से कोई एक चूज करना है, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया। तो लिखा है व्हाट डू यू नोटिस, यू हैव मैनी ऑप्शंस बिफोर यू, गिवन अ चॉइस, you would like to spend not only on your friend but would also like to go for a movie, eat in a restaurant, buy a dress and a book. अब आप यहाँ पर मैनेज करोगे, एक काम करोगे, दोस्त आए, 100 रुपए का पार्टी कर दी, उनको समोसे खिला दिए दो दो। 5 दोस्त आए, 20 रुपए का समोसा था, एक एक समोसा खिला दिया, पार्टी हो गई भाई। बचे कितने, 900 रुपए। अब मूवी देखी तो मूवी देखी दो, उसने कहा एक दोस्त को, भाई तुझे चल मूवी दिखाते, तो मूवी देखी सबसे सस्ते थिएटर में, और मंगलवार था उस दिन, मंगलवार का ऑफर चल रहा था। 150 रुपए की टिकट थी भाई, 300 रुपए वहां खर्च हो गए। डन है। तो कितना खर्चा हो गया, 400। बचे कितने भाई, मूवी में नहीं खाया कुछ भी, वहीं का फ्री का पानी वानी पी के आ गए, आराम से आ गए। बाहर गए, बुक खरीदी, बुक थी 200 रुपए की, कितने हो गए, 600 रुपए। और पालिका बाजार से 200 रुपए की मस्त टी शर्ट खरीदी, 800। बचे कितने, 200 रुपए रख लिए। कुछ आया समझ में, बंदे ने सारा काम भी कर लिया, 200 रुपए भी बच गए, सेटिस्फैक्शन भी मिल गई। घरों में यही होता है। आप रोज थोड़ी घर में डोमिनोज का पिज्जा मंगाओगे या रेस्टोरेंट का खाना, 30 के 30 दिन आपके पापा कूटेंगे तुम्हें, तू मेरी औलाद ही नहीं है साले। समझ गए। अब देखो, however you cannot have all of them at the same time. Why? Because you have only rupees। मैं एक बार बताऊं, अगर तुम्हारी माँ ने 2000 रुपए दिए होते तब भी तुम्हें डिफिकल्टी आती, तब तुम्हारी डिजायर्स दूसरी होती। मैं अपना बताता हूं, मैं लगभग 2011 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 24। 11 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो कोई बहुत डिजायर नहीं थी, क्योंकि जस्ट ग्रेजुएट हुआ था, कोई डिजायर नहीं, कुछ ज्यादा पैसों की डिमांड नहीं। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि पढ़ा ले, पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ा दिया। सीए का ही फाउंडेशन का बैच था, उस टाइम सीपीटी बोलते थे, तो लॉ का बैच दिया उसने पढ़ाने में, पढ़ा दिया मैंने। तो उसने मुझे फीस दी 20,000 रुपए। वाह भाई, 20 मिल गए। अच्छा, वो 20 उड़ गए, पता ही नहीं चला। और जो बच्चे स्टूडेंट बढ़ाए थे वो 10-12 बच्चे बढ़ाए थे मैंने। फिर मन में आया यार, अब बैच बड़ा होना चाहिए, 30-40 बच्चों का बैच होना चाहिए। फिर 30-40 बच्चों का बैच आया, फीस मिली, बड़ी फीस, वो पैसे भी कम लगने लगे। फिर एक समय आया है भाई, बैच होना चाहिए 100 बच्चों का, तो 300 पे भी गया, 400 पे भी गया, 400 स्टूडेंटों के बैच, वहां से पैसे आए। तो फिर जो मेरे डिजायर है वो क्या होने लगी, वो बढ़ने लगी। और ह्यूमन है हम लोग, और हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी वांट्स क्या होती है। इसीलिए हम लोगों को उसी रिसोर्स में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। आ रहा है कुछ समझ। अगर देश की बात करो तो कंट्री को चाहिए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और हम लोगों की बात करो तो वो माइक्रो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। देखो आगे लिखा है, हैड योर मदर गिवन यू ₹2000, you might have satisfied more of your desire but she has not, now you find yourself in a dilemma मतलब confusion as to which of the above options to choose. You will have to go for one options or a combination of one or more options. या तो आप एक ही पे जाओगे या एक से ज्यादा दो पे चले गए। जैसे मैंने जो कहानी बताई थी उसमें मैंने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था 200 रुपए बचा के, और अगर मैं रेस्टोरेंट में खाना खाता मैकडी में तो सेविंग, तो एक आधी चीजें फिर भी छूटेंगी आप। तो व्हाट डू, यू इवेल्युएट द वेरियस ऑल्टरनेटिव। आप अपने सारे ऑल्टरनेटिव को क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे,
and choose the one that gives you the greatest. Similar dilemma is faced by every individual, every society, and every country in this world. Life is like that. Since we cannot have everything we want with the resources we have, we are forever forced to make choice. Therefore, we choose to satisfy only some of our want, leaving many other want समझ गए? हमारी want अनसेटिस्फाइड रहने वाली है. ये आप नॉर्मल लाइफ में देखो. इफ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ देन यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ. कहीं सुना होगा. और हम अपने आप को कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि अलग अलग वेराइटीज के लोग हैं. मैंने आप सबसे पूछा था कि आप सब क्या खा के आए हो, आपने नाम लिया. अच्छा बताओ, जिंदगी में सिर्फ दाल चावल होता तो क्या मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता? और क्या आपको कभी कोई दिक्कत होती? आज पता आप लोग इतना क्यों कमा रहे हो? कमाने के पीछे पड़े हुए हो, पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड लाइफ जीनी है. गलत तो नहीं कह रहा? स्टैंडर्ड लाइफ का अब मान लो आपको पता होता सीए बनने के बाद भी दाल चावल खाओगे, तो आप बोलते भाड़ में जाए सीए, हम बिना बने ही दाल चावल खाएंगे. यस और नो? आपको बोला होता सीए बनने के बाद आप पैदल चलोगे, गाड़ी तब भी नहीं मिलेगी, तो आप बोलोगे फिर मैं क्यों करूं सीए? आप कर भी इसलिए रहे हो क्योंकि आपकी वही जो अनलिमिटेड वांट्स है उन सबको क्या करो, सेटिस्फाइड करो. क्योंकि आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव है. आलू पराठा भी है, फिर जापानीज फूड खाओगे, कॉन्टिनेंटल खाओगे, ऑडिट पे जाओगे ना आप लोग तो यही मंगाया करोगे. ऑडिट पढ़ना भी नहीं आएगा, ये लेके आइए. ठीक है. जब नया नया ऑडिट पे जाओगे तो देखना बड़े मजे आते हैं. तो आपकी वांट अनलिमिटेड है सबकी, इसीलिए यहाँ बैठे हुए हो कोर्स करने के लिए. मेरी वांट अनलिमिटेड है, इसलिए सुबह से पढ़ा रहा हूँ और शाम तक पढ़ाऊंगा. समझ गए? और हम सबकी लिमिटेड वांट हो जाए. बहुत कम लोगों का है जो सेटिस्फाइड हो गए अपनी लाइफ से. समझ गए? वैसे जेन्युइनली ये है कि सेटिस्फाइड होना चाहिए, बट हम होते नहीं है. हम जो इसके अंदर वाली बात बताऊं तो हम होते नहीं. और जो हो गए सेटिस्फाइड उनकी लाइफ सेट है. कई ऐसे भी लोग मैं आपको बताता हूं नॉर्मल लाइफ में जिनकी एज 50 हो गई. मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं. वो 50 की उम्र तक उनका बिजनेस बहुत तगड़ा हो गया, बैंक में 7-8 करोड़ रुपए हो गए, और अब वो आगे तो और डबल ट्रिपल कमाएंगे क्योंकि बिजनेस सेट है. और 50 की उम्र में उन्होंने फटाफट बिजनेस वाइंड अप कर दिया. मैं पर्सनली जानता हूं ऐसे लोगों को. मैंने पूछा ये इस 50 की एज थी क्यों बिजनेस सेट किया, तो उसने मुझे समझाया. कहता एक बात बता, मेरे बैंक में 5 करोड़ रुपए है, मेरे महीने का खर्चा लाख रुपए का है, मैं कितने साल जीऊंगा? मैंने कहा 20 साल और जियोगे, 25 साल मान लो. कह रहा चल मोटा मोटा 25 साल मान ले. एक साल में कितने महीने होते? 12. तो टोटल महीने कितने हो गए? 300 महीने. लाख रुपए महीना भी खर्च करूंगा तो 3 करोड़ रुपए खर्च हुए. घर मेरा अपना है, क्या करूं भाई? यार अब मैं लाइफ एंजॉय करूंगा, अब मैं बुक्स पढ़ूंगा, मैं घूमने जाऊंगा. और वही पैसा 5 करोड़ इन्वेस्ट भी तो होगा कहीं. खर्च आज थोड़ी कर देंगे सारा, वहां से रिटर्न नहीं मिलेगी. तो उसने बोला ये 1 लाख रुपए तो मेरी रिटर्न ही आएगी हर महीने की, है ना? 5 करोड़ रुपए का 10% ऑन एन एवरेज आप कमाओगे तो 10% कितना हो गया? 50 लाख रुपए. सर आप 5 लाख रुपए महीना घर बैठे कमा रहे हो. तो कह रहे मैं अब उड़ाऊंगा पैसे. मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को. वो सेटिस्फाइड हो गए. वो कहता भाई कुछ नहीं रखा है जीवन में, 100 करोड़ अपने बच्चों के लिए छोड़ जाओ. मरने के बाद बच्चे बस एक ही दिन पूछेंगे, जिस दिन हमारी मौत हुई थी, पापा थैंक यू. इतना भी नहीं करना, उनको थोड़ा सा छोड़ के जाओ ताकि वो सेटल हो जाए. तो कई ऐसे भी लोग हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो रुकते ही नहीं है. अभी मुकेश अंबानी अभी भी बैठ के सोच रहा होगा बिजनेस. एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक 85 ईयर का 85 साल का एक बूढ़ा बिजनेसमैन,
अब आप खुद सोच लो 85 की एज में उस बिजनेसमैन की फिजिकली क्या हालत होगी। उसके 3 बेटे, अच्छा बिजनेस। अब तीनों बेटे इंतजार कर रहे हैं कि अब पापा 85 के हो गए, अब तो ये बिजनेस हमें दे दें। शायद मैंने पहले बताया, नहीं अभी बताता हूँ दोबारा से। तो पापा अब हमें बिजनेस दे दे, तीनों के 3 बेटे। भाई पापा बिजनेस देने को राजी नहीं। पापा को इतना लगा बिजनेस के अंदर, 85 की उम्र है, बहुत पैसा है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन तीनों बेटे ने एक साधु को बुलाया, बहुत बढ़िया वाले साधु से बोला, साधु आप मेरे फादर को, हमारे फादर को पूरे भारत में तीर्थ स्थल जो होते हैं वहां का दर्शन करवाओ, और इनकी इन बिजनेस मेंटालिटी को चेंज करो। अब इनकी एज हो गई है, अब इनको रिटायरमेंट लेके वेट करना चाहिए, थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए, बाकी चीजें करनी चाहिए। आ रहा है कुछ समझ में? तो वो साधु आए, तो बेटों ने कहा कि हम आपको खर्चा देंगे तीर्थ स्थल में घूमने का पूरा। तो बेटों ने बोला, तो वो साधु उस बिजनेसमैन को लेके भाई चल दिया, अलग अलग तीर्थ स्थलों में घुमाया। और वो साधु का तीनों बेटों के पास फोन आता, भाई ये कौन आदमी है, ये तो बिजनेस के बिना कहीं बात ही नहीं करता, और इसकी तो ऐसी हालत है कि अब मेरे को ही अपने साधुपन पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, कभी कभी मैं भी इसकी बातों से वो हो जाता हूँ। तो बेटों ने बोला, भाई आप साधु हो, आप संत हो, आपके अंदर ये प्रवृत्ति, आप पावरफुल हो, आप इनके इस आइडिया, इस सोच को बदलो। साधु ने कहा चलो जी ट्राई मार के देखते हैं। तो साधु ले गया उनको, फिर बनारस पहुंच गए। तो बनारस में ले गए एक शमशान घाट में। अब उस शमशान घाट में वो 85 साल का आदमी बिल्कुल मायूस हो गया, बहुत मायूस, ऐसे माथा पकड़ के बैठ गया। अब साधु को लगा भाई ये अब सुधर गया, अब ये बंदा सुधर गया। जब साधु को लगा ये बंदा सुधर गया, तो साधु ने उससे पूछा क्या हो गया, आप इतना मायूस क्यों हो? तो वो बिजनेसमैन कहता है कि मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई। संत और खुश कि अब तो ये पक्का सुधर गया। तो बिजनेसमैन से पूछता है क्या क्या गलती हो गई? तो वही बिजनेसमैन करता है, कहता है मैंने जिंदगी भर बहुत गंदे बिजनेस, उल्टे सीधे बिजनेस किए, मुझे तो लकड़ियों का बिजनेस करना चाहिए था। क्योंकि शमशान घाट में देखो कितनी लकड़ियां हैं, एक बंदा मरेगा तो हर बंदे के मरने पर 5,000 रुपए कमाएंगे हम। एक दिन का अगर ऑन एन एवरेज में 70,000 लोगों की चिताओं पर लकड़ियां जलाऊं, तो मेरे 35 लाख रुपए रोज के हो गए। साधु उसी चिता में जाके मर गया, ठीक है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड। और जब आपकी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट है, तो इकोनॉमिक्स आपको इसी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट के बीच में सारे मैनेजमेंट कैसे मैनेज करे वो समझाता है। समझ में आ गया? तो ये है हमारा। अब स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल फैक्ट्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ऑल वेल है? फंडामेंटल फैक्ट्स। तो ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट। हमारे ह्यूमन बीइंग की कौन सी वांट होती है? अनलिमिटेड वांट होती है। एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कैर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। तो याद है मेरे प्यारे बच्चों, स्कैरसिटी, कमी। ये एयर कंडीशन इतना महंगा क्यों है 50,000 रुपए का? क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, कम है, और ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है। तो भाई उन्हीं लिमिटेड रिसोर्स के अंदर हम अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट को क्या करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। अब उसी लिमिटेड रिसोर्स के अंदर अपनी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, और अगर मैंने मैनेजमेंट नहीं किया तो फिर मैं एबल नहीं हूं अच्छे तरीके से उन रिसोर्सेज का यूज करने के। तो मुझे मैनेजमेंट आना चाहिए, इसी को मैं क्या नाम देता हूं, इकोनॉमिक्स। ऑल वेल? तो समय हो गया आप लोगों का, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास में क्या करना है इकोनॉमिक्स में?
एक रजिस्टर लेकर आना है, 2 पेन लेकर आने अच्छे वाले। थैंक यू सो मच।